हेलो स्टूडेंट्स। आज हम दो टॉपिक नए डिस्कस कर रहे हैं और ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक्स हमारे जो गॉस थ्योरम है और उसकी एप्लीकेशंस हैं उनमें यूज़ होता है। असली में अभी तक जो हमने पीछे पढ़ा था उसमें ये थोड़ा डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालते हैं वो आपकी दो पॉइंट चार्जेस की निकालते हैं, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में निकालते हैं। लेकिन वो जो पॉइंट चार्जेस थे इसके अंदर क्या है, हम जो चार्जेस की पॉइंट चार्ज की जरूरत नहीं होती, मतलब कि जो उसमें पॉइंट सोर्स आपके दो थे इसके अंदर आपके पॉइंट सोर्स जरूरी नहीं है। तो उनके अंदर हम एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिस्कस करेंगे और जो आगे आने वाले हमारे जो टॉपिक्स हैं गॉस थ्योरम उनमें इसका बहुत ही ज्यादा यूज होगा। अभी एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर को थोड़ा समझने के लिए हम क्या करें कि जैसे हमने एक सरफेस ले लिया, ये सरफेस, ठीक है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर मैंने चौक रख दिया। इस सरफेस के ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसी को हम एरिया वेक्टर कहेंगे। इस परपेंडिकुलर सरफेस एक हमने लाइन ड्रॉ करी इसके डायरेक्शन में, तो इसका यूनिट वेक्टर डायरेक्शन कहां होगा, इसके अपवर्ड में। तो इसी अपवर्ड में जो एरिया वेक्टर है इसका सरफेस का और यूनिट वेक्टर का जो अपवर्ड डायरेक्शन है उसी को हम एरिया वेक्टर कहते हैं। और इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम यहां पे इसको डिस्कस करते हैं। हमने क्या किया, एक सरफेस ले लिया, ये प्लेन सरफेस, इस प्लेन सरफेस में एस आपका ये प्लेन सरफेस है, इस पर एक हमने लाइन, एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर दिया ऊपर जिसका डायरेक्शन आपका अपवर्ड में है। और ये यूनिट वेक्टर इसका जो सरफेस था इसका मैग्नीट्यूड एरिया का एस ले लिया और इसका डायरेक्शन आपका एन कैप हो गया, ठीक है। तो ये आपकी एरिया वेक्टर कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका वेक्टर जो डायरेक्शन हमने अपवर्ड लिया है इसके नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर है, ये इसका प्रोडक्ट होगा, किसका, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, सरफेस और यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे, एरिया वेक्टर कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द एरिया ऑफ सरफेस एस, इट इज शोन बाय एस। तो ये आपका दोनों का प्रोडक्ट है, सरफेस का और यूनिट नॉर्मल का, सिंपल सी डेफिनेशन है। इससे हमने एरिया वेक्टर की डेफिनेशन कर दी। ये तो आपका प्लेन सरफेस में था। अगर आपका सरफेस क्लोज हो, क्लोज सरफेस में, ठीक है, ये हमारा कैसा है, क्लोज सरफेस है। तो क्लोज सरफेस में इसके अंदर छोटे छोटे एलिमेंट्स आ गए हमारे लिए, सरफेस एलिमेंट्स, ये आ गए एरिया एलिमेंट, बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। इसमें से एक हमने एरिया एलिमेंट ले लिया और उसको हमने डीएस कर दिया। इसका नॉर्मल क्या होगा, एन यूनिट। तो इसका डीएस जो एरिया है, स्मॉल एरिया डीएस हमने लिया है, इसका यूनिट इस सरफेस का, स्मॉल सरफेस का एरिया वेक्टर डीएस एन कैप। तो क्लोज सरफेस के लिए जो उसके अंदर स्मॉल एलिमेंट एरिया ले लेंगे उसके लिए आपका ये फॉर्मूला बनता है जो हमने यहां पे लिख दिया, ठीक। अब नेक्स्ट लेंगे, क्योंकि हमें आगे जो आपका गॉस थ्योरम है उसके अंदर इनकी डायरेक्शंस भी हमें आनी चाहिए। भाई वहां पे सिलेंड्रिकल आपका आएगा एप्लीकेशन में, प्लेन शीट आएगी, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कौन सी साइड में होता है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जिससे ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है। सबसे पहले हम ले रहे हैं प्लेन शीट, प्लेन शीट, प्लेन शीट में देखो, प्लेन शीट का ये डायग्राम हमने बना लिया, ठीक है। इसमें से इसका नॉर्मल आपका इधर भी बन सकता है और नॉर्मल इसमें हम इधर भी बना सकते हैं, यूनिट वेक्टर। तो ये दोनों डायरेक्शन बनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन, इनमें से किसी भी एक को हम ले सकते हैं। आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, एक लेना और एक को नहीं लेना। एक डायरेक्शन आपको नॉर्मल में लेनी है और एक डायरेक्शन को आपको नहीं लेना। ये किसमें, प्लेन शीट के केस में, ठीक। सेकंड हम ले रहे हैं क्लोज सरफेसेस में,
क्लोज सरफेसेस में सबसे पहले हमने ये ले लिया इसका सिलेंडर का। अभी सिलेंडर में देखो कितनी सरफेस आई, एक सरफेस तो ये हो गई फर्स्ट, एक सरफेस ये हो गई इसमें सेकंड, और एक सरफेस इसमें कर्व्ड हो गई, थर्ड मैंने नाम दे दिया इसे। तीन सरफेस होगी हमारे इसके अंदर, ठीक है। तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर ये हो गया आपका, इस सरफेस का एरिया वेक्टर आपका ये हो गया, इस सरफेस का एरिया वेक्टर आपका ये हो गया, और इस सरफेस का एरिया वेक्टर आपका जो कर्व्ड है आपकी कर्व, इसका सरफेस का एरिया वेक्टर हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके इसमें एरिया वेक्टर हो गया। उसके बाद में अगर हम ये ऐसा लें सरफेस, ठीक है, ये ऐसा सरफेस ले हम इसमें, ये हमारी कौन सी साइड होगी, इसको मैंने 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 4, और ये वाली सरफेस 5, और इसके अंदर जो सरफेस है वो हमने 6 मान ली। तो 1 पर आपका एरिया वेक्टर कितना आ जाएगा, ये आ गया, इसको मैंने S1 दे दिया, ठीक है। भाई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, ये आपके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो सरफेस आपका 1 हो गया इसके परपेंडिकुलर, S2 इसमें आ गया सरफेस के परपेंडिकुलर, S3 ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर आ गया, S4 ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर आ गया, और ये हमारा जो 5 का सरफेस, ये इसका ये आ गया हमारा, इसको हमने S5 कर दिया, और ये 6 था, ये इसका परपेंडिकुलर हमने ये कर दिया, इसको हमने S6 कर दिया। तो हमने इन तीनों डायग्राम्स में से ये रिजल्ट निकाला है कि एरिया वेक्टर आपका आउटवर्ड होता है किसी भी सरफेस के। अगर इस कर्व के अंदर में सरफेस बना, जैसे ये है, इसके अंदर में हम बना देता तो वो एरिया वेक्टर नहीं माना जाता। इसके अंदर जैसे S1 है, S1 के अंदर भी हम ऐसे बना सकते थे, तो ये इसका डायरेक्शन नहीं माना जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, और वो भी कैसा होगा, सरफेस के नॉर्मल। क्लियर? तो अब मेरे ख्याल से आप इसको अच्छी तरह से समझ लो, आगे हमें इसको गॉस थ्योरम में यूज करना है, आप कंफ्यूज ना है और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एरिया वेक्टर क्या है दिमाग में रखना है, इट इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, नॉर्मल के मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर, इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एंड इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हमने ये लिखी, सरफेस में देख लिया, प्लेन सरफेस में ये होता है, और क्लोज सरफेस में आपका ये केस है, और कुछ इनके हमने केसेस ये डिस्कस कर लिए आपको डायग्राम, जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए कि कोई हमारा सरफेस दे रखा है तो उसमें एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में ड्रॉ होगा, कैसे ड्रॉ होगा। तो हमने तीनों में प्लेन शीट में देख लिया, सिलेंडर में देख लिया, और एक क्यूब के अंदर देख लिया। मतलब इन तीनों में हमने ये देखा कि आउटवर्ड में निकल रहा है, और वो भी सरफेस के कैसा है, परपेंडिकुलर में। क्लियर? अब नेक्स्ट ले रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स असली में क्या होता है, जैसे कोई हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से उसके अंदर हमने किसी एरिया को इंसर्ट करा दिया, उस एरिया में से कितनी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंपल सी डेफिनेशन। अगर हम वैसे देखें, ये हमने एक एरिया ले लिया, इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है कितनी हो रही है, तो इतना ही एरिया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, अगर इसको सिंपल हम पढ़ें तो आपका ये फ्लो है, एक सेम काइंड ऑफ फ्लो है, ठीक है। ये आपका एक काइंड ऑफ फ्लो है जो लगातार बहता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की ही प्रॉपर्टी है। इसकी डेफिनेशन क्या है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया held inside electric field is the measure of the total number of electric lines of force passing normally through that area। मतलब जो आपका ये एरिया है, इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस
नॉर्मली जो पास हो रही है, कितनी पास हो रही है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अगर ये आपका एरिया ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी पास होंगी, ज्यादा होंगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एरिया कम हो तो ये फील्ड लाइंस पास कैसे होंगी, कम होंगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इसको हम इससे डिनोट करते हैं फाई से, ई एस, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एस आपका सरफेस एरिया। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमारा एरिया था, तो एरिया का आपका यूनिट एरिया वेक्टर तो ये आ गया एस वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ये पास हो रही है इस डायरेक्शन में, तो ये एंगल आपका क्या बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको रिजॉल्व कर देते हैं दो कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट तो हमारा ये आ गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन का E sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा आ गया ये E cos थीटा। ठीक, E sin थीटा, E cos थीटा। तो डेफिनेशन क्या थी हमारी, फाई इक्वल टू E cos थीटा इंटू S। ठीक है, इस S को हम आगे पीछे लिखने करके इसको E S cos थीटा ठीक। अब ये जब cos थीटा होता है तब cos थीटा को हम रिमूव कर देते हैं, तो यहां पे कौन सा प्रोडक्ट आ जाता है, आपका डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू E डॉट S। ठीक है, ये हमारा इस टाइप से किया हमने निकाला इसमें E डॉट S। क्लियर। अभी जो हमने ये फॉर्मूला निकाला था फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है जिनका एरिया आपका फ्लैट हो, सरफेस एरिया कैसा हो, फ्लैट हो। अब ले रहे हैं हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, जैसे हमारा सरफेस एरिया आपका ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी जाएंगी, नॉन यूनिफॉर्म जा रही है। इसमें स्मॉल एलिमेंट्स ले लिए हमने, इसके छोटे छोटे एरिया के पार्टिकल्स ले लिए, स्मॉल एलिमेंट्स डीएस ले लिए हमने इससे। ठीक है, if electric field lines non-uniform, to approximate the electric flux we have to cut up the surface into n equal pieces। ये छोटे छोटे पीसेस में हमने कितने कट कर लिया, n टाइम्स कर लिया छोटे छोटे पीसेस में n टाइम्स। तो फाई कितना हो जाएगा, इस पीस का अलग होगा आपका सरफेस एरिया, इस पीस का अलग होगा, इस पीस का अलग होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस पीस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा E1 del phi S1, E2 del phi S2। इसी हिसाब से इस पीस का अलग, इसका अलग, इसका अलग, इन सब के इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके अलग, लेकिन एरिया तो पूरा एक ही है, सरफेस तो एक ही है, क्लोज सरफेस। तो इनको सम कर देंगे, सम करके हमने क्या किया, यहाँ पे जोड़ दिया n टाइम्स में। ठीक है, अब ये सम है तो इसका हमने समीशन ले लिया, i कहां से लेके 1 से लेके n तक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है 1, i ले लिया इंटीजर 1 2 3 4 5, और ये भी हमने डेल s भी कितना ले लिया, i ले लिया 1 2 3 4 5। अगर एरिया आपके बहुत छोटे हैं, छोटे का मतलब कि टेंड्स टू जीरो, अगर वो जीरो को इक्वेट कर रहे हैं, जीरो के बराबर है, तो इफ वी लेट डेल एस इज इक्वल टू 0, देन ओवर समीशन हमारा कैसा निकल जाएगा, इसको हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। जब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम इंटीग्रल्स कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन कर दिया हमने इसका, ये था आपका इसका, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा इतना आ गया वेक्टर फॉर्म में, और अगर इसमें से डॉट हटाएंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, और ये जो दोनों फॉर्मूले आए ये पूरे क्लोज के लिए आए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरे क्लोज सरफेस का है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरे क्लोज, पहले हमने छोटे छोटे सरफेस के लिए निकाले एलिमेंट थे, फिर उनको सम कर दिया, सम करके इंटीग्रेशन कर दिया, फिर पूरे क्लोज सरफेस के लिए कर दिया इंटीग्रेशन। अगर टेकन ओवर द सरफेस, ठीक है, एसआई यूनिट क्या होगी इसकी,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या थी? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की ये यूनिट थी इसकी न्यूटन पर कूलम। एरिया की क्या होती है हमारे पास में? मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन फार्मूला कैसे निकाले भाई? ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज। एरिया, चार्ज का फार्मूला क्या होता है? करंट इनटू टाइम। तो ये हमारे पास में इक्वेशन है, ये फोर्स इनटू चार्ज, करंट इनटू टाइम। फोर्स का डायमेंशन mlt-2, एरिया का l स्क्वायर, करंट का a, टाइम का t। ये डायमेंशंस हमने इनके यहां पे लिख दिए होंगे, ठीक है। इन डायमेंशंस को इक्वेट करके हमारे पास में ये डायमेंशन फार्मूला मेन आ गया। इसमें कुछ केस ले लेते हैं। अगर जो एंगल आपका ये है, एंगल 0 हो तो cos 0 आपकी 0 होती है, तो फ्लक्स कैसा हो जाएगा उस केस में? मैक्सिमम। अगर थीटा 90 डिग्री है तो cos 90 क्या होता है आपका? 0, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा उस केस में? 0। इस पे एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा ये। हमें फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है थ्रू अ स्क्वायर। ये स्क्वायर दे रखा है आपका विद साइड, एक स्क्वायर की जो साइड है, ये साइड आपकी 2 मीटर दे रखी है, ये भी 2 मीटर है इसकी साइड, ठीक है, 2 मीटर। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कांस्टेंट है एंड इक्वल टू, उसकी वैल्यू आपकी 3000 न्यूटन पर कूलम दे रखी है। एज्यूम द सरफेस इज एट, जो सरफेस है हमारा स्क्वायर का वो 60 डिग्री पर टिल्ट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड लाइंस। अब देखो ये भाई, ये हमारा सपोज ये है, ये सरफेस है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें जा रही है, तो सरफेस हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे हो गया है 60 डिग्री, इस टाइप से ये ऐसे घूम गया है इस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में और सरफेस के बीच में परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर निकालेंगे इसका, इस सरफेस का एरिया वेक्टर लेंगे और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इसमें आपका एंगल कितना बन रहा है? वो 60 डिग्री का बन रहा था। आया समझ में नहीं आया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी पैरेलल चल रही है, ये सरफेस आपके ऐसे रखा हुआ है, इस सरफेस को 60 डिग्री पे ऐसे घुमा दिया हमने। अब इसका एरिया वेक्टर जो निकालेंगे, इसके परपेंडिकुलर निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा परपेंडिकुलर। इस एरिया वेक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो एंगल बन रहा है वो आपका 60 डिग्री का बन रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल है। तो E = 3000 न्यूटन गिवन दे रखा है, थीटा 60 डिग्री। सरफेस स्क्वायर फील्ड है तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है? 2 × 2 4 मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड्स का फार्मूला ये हो गया E × Es cos थीटा। E की वैल्यू हमने ये रख दी, S की वैल्यू 4 रख दी, थीटा 60 रख दिया, cos 60 आपका 1/2 होता है, ये हमने कैंसिल कर दिए, 2 3 या 6, ये इतना आ गया हमारे पास 6000 न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है।